टोटल AUM क्या होगा अभी AMC एंड PMS का? सो हमारा जो AMC है वो तो भगवान की दया से अभी 11,500 के आसपास wow. टच होने वाला है। लास्ट मोर देन 25 years of investing experience. PMS में क्या रिटर्न होगा आपका? अब 3.5 4x और समथिंग 4x पिछले 5 साल में क्या? My God. दिनशॉ ईरानी सर। आज के हमारे गेस्ट है दिनशॉ ईरानी, हीलियोस कैपिटल इंडिया के CEO। आज हम समझेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी वो IT सेक्टर पर अभी भी बेरिश क्यों है और उनका 85% पैसा BFSI, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेक्टर्स में क्यों लगा है। आई रेड दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री आउट ऑफ ऑल द 200 कंट्रीज जो फॉरेन कैपिटल पे इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। राइट, मैं तो यही बोलता हूँ कि फॉरगेट FI सबके लिए लॉन्ग टर्म निकाल दीजिए। लॉन्ग टर्म पहली चीज तो है ही नहीं, बचा ही नहीं है हमारे पास गेन कोई ना कोई। आपने बताया दैट न्यू एज कंपनीज एंड ऑल आल्सो, जैसे इटर्नल का नाम लिया आपने, उसमें आपने इन्वेस्ट किया था, प्लस ओला इलेक्ट्रिक यू सेड दैट यू हैड इन्वेस्टेड बट यू एग्जिटेड। क्या हुआ व्हिच लेड यू टू होल्ड वन स्टॉक बट एग्जिट द अदर? मोर द स्टोरी वाज द सेम। प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ दिख नहीं रहा था हमें। जैसे ही वो देखा हमने, हम 2 दिन सर्किट में खड़े रहे, स्टॉक हिट अपर सर्किट एंड द थर्ड डे वी गॉट अराउंड 50 रुपीस एंड वी स्टे केप्ट बाइंग दैट स्टॉक। 2008 में जब सत्यम स्कैंडल हुआ था तब आपने सत्यम को शॉर्ट किया था। उसी रात को इनफैक्ट एनालिस्ट कॉल हुआ फॉर दिस मर्जर। सब लोग इनको गालियां दिए जा रहे थे, रामालिंगा, राजू वगैरह सब थे कॉल पे। तो मैंने कहा यार ये तो लगता है रिवर्स हो जाएगा, और उसी सुबह उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने और शॉर्ट कर दिया। You know, this is interesting question. Dinshaw Irani, Sameer Arora, what is the relationship? Last 2 years में we have been the worst performing. From a retail investor's perspective, is this the best opportunity to invest in India right now? Most Googled question about you. Is Dinshaw Irani the most underrated fund manager in India? तो आपके टोटल AUM क्या होगा अभी AMC एंड PMS का? सो हमारा जो AMC है वो तो भगवान की दया से अभी 11,500 के आसपास टच होने वाला है। और हमारा जो AIF और PMS है वो बोथ पुट टुगेदर एडवाइजरी के साथ 3,000 करोड़ के आसपास होगा। Good. So 14,500 crores in total is what around them. you're Yes, managing. yes. That's amazing. तो इसमें अभी ये intention of this podcast is to help people understand कि investment framework कैसा है, investment philosophy कैसी है, and using some examples from your last more than 25 years of investing experience, इससे थोड़ा समझना है कि कैसे stocks में भी लोग invest कर सकते हैं और कैसे financially independent बन सकते हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था। तो 2008 में जब सत्यम स्कैंडल हुआ था तब आपने सत्यम को शॉर्ट किया था, एंड लॉट ऑफ पीपल हु हैड इन्वेस्टेड इन सत्यम दे वर क्राइंग बिकॉज उन्होंने लॉन्ग किया था सत्यम को। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया था तभी कि IT सर्विसेज सेक्टर में तभी इनके साथ कुछ क्राइसिस हो सकता है, एंड कैसे शॉर्ट किया था? सो एक चीज बाय द वे, हम बड़े बुलिश थे IT में। सो आप सोचिए कि अगर जो आप बुलिश हो सेक्टर पे, फिर भी आपने एक दूसरा स्टॉक आपने शॉर्ट किया है, मतलब कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ पे। हमारे सारे लॉन्ग थे, TCS, इन्फोसिस, ये सब लॉन्ग थे। तो सत्यम क्या था, पहली चीज तो उनका जो यील्ड होता था ना हमेशा ऑन देयर कैश, जो $1 बिलियन का और कैश दिखाते थे बुक्स में, वो हमेशा सोचते थे हम कि इतना यील्ड कम क्यों है। आप इन्फोसिस का देखते तो उसका 3-4% के आसपास, 5%, कभी-कभी 6 हो जाता था उनका, डिपेंडिंग ऑन द US यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड। मतलब बेसिकली जितना कैश है उस पे कितना रिटर्न वो लोग कमा रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड बेसिकली, सो दैट वे। और नॉर्मली इनके पास सारे 4x होते थे, सिर्फ 4x का ही रिजर्व्स होते थे, बिकॉज वहाँ कमाते थे वहीं पे रखते थे, वैसा था। तो हम यही सोचते थे यार इसका इतना कम क्यों है। तो वी ऑलवेज यूज्ड टू डाउट कि ये शायद उनकी, आपको याद होगा सत्यम की एक रियल एस्टेट कंपनी होती थी, माइटास। वो सत्यम का ऑपोजिट माइटास करके नाम लिया था, बड़ा क्रिएटिव नाम था। बड़े तो हमने कहा शायद ये करते होंगे वहां पे देके, और क्वार्टर एंड के पहले वापस रिटर्न होंगे। तब तो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ करती थी बैलेंस शीट्स वगैरह। तो हमें लगा कि शायद ये करते होंगे इसलिए यील्ड नहीं। तो हमने कहा ये सब हमें पसंद नहीं है, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स विदाउट दिस थिंग प्रॉपर इंटरेस्ट रेट्स बीइंग पेड आउट, तो हमें पसंद नहीं था। हमने कहा नहीं यार ये शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें वैसी बिजनेस पसंद नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, 2008 की एंड के आसपास, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट बस क्लोज टू 2008 एंड, सॉरी 9 बिगिनिंग था शायद, 2009 बिगिनिंग, इन्होंने अपनी माइटास को मर्ज कर दिया सत्यम के साथ, राइट। और लॉजिक दे रहे थे कि IT सर्विसेज बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, इसलिए हम अपनी रियल एस्टेट एंटिटी इनके साथ मर्ज कर रहे हैं, इसके कैश फ्लोज बी यूज्ड टुवर्ड दैट। तो हमने बोला चलो जी, ये अपने जो पुराने पाप है वो सुधार रहे हैं शायद, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमने बोला रियल एस्टेट IT डजंट मेक सेंस, तो हमने और शॉर्ट कर दिया उस समय। और मुझे याद है एक ब्रोकर
फॉरेन ब्रोकर, वो आके हमें बोले कि आप फंसने वाले हो क्योंकि इसमें तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ये वो ऐसा सब बोले। तो हमने बोला नहीं, हम शॉर्ट ही रहेंगे। फिर बाद में एक दिन के अंदर, उसी रात को इनफैक्ट एनालिस्ट कॉल हुआ फॉर दिस मर्जर, एंड मैंने आज तक इतनी गालियां मैनेजमेंट को देते हुए किसी को सुना नहीं है। मतलब सब लोग इनको गालियां दिए जा रहे थे, रामालिंगा राजू वगैरह सब थे कॉल पे, तो गालियां सुनाए जा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो लगता है रिवर्स हो जाएगा, और उसी सुबह उन्होंने रिवर्स कर दिया विदाउट एनी मिस्टेक। रिवर्स कर दिया मतलब? दे सेड नो मोर मर्जर्स। अच्छा। दे सेड मर्जर नहीं होगा, हम मर्जर नहीं कर रहे हैं, माइटास विल रिमेन माइटा, सत्यम विल रिमेन सत्यम। सो दैट वाज द थिंग। तो उस दिन वो स्टॉक ऊपर गया। तो हमने बोला यार ये तो पब्लिक गलती कर रहा है, क्योंकि अभी तो मैनेजमेंट ने अपने पत्ते भी खोल दिए कि हमारा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हम ये कर रहे थे, और पब्लिक इज टेकिंग एज कि दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि उन्होंने नहीं किया। मतलब देयर इज इंट्रिंसिक बिजनेस प्रॉब्लम इन सत्यम, राइट। और कैश फ्लो का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो हमने क्या किया, हमने और शॉर्ट कर दिया। उस समय ब्रोकर आके हमें बोलते हैं, वो जो फॉरेन ब्रोकर थे, वो बोले कि मेरा क्लाइंट है, वो पुट लिखने को तैयार है आपके लिए, आप खरीदोगे? मैं ठीक है, खरीद लेंगे। तो हमने वो पुट खरीद लिए, कोई 170-75 रुपए के पुट लिखे बेचारे ने। अ, बेचारा भी 8 रुपए में कवर किया हमने बाद में। बट एनीवे, सो उन्होंने बेचे, हमने खरीद लिए। सो भाव गिरता रहा। वो बाद में 9 तारीख, मुझे अभी भी याद है, 9 दिसंबर को रामालिंगा राजू आए, टीवी में नहीं आया, लेटर। 9 जनवरी ना? 9 जनवरी, सॉरी, 9 जनवरी 2009। Correct. तो टीवी पे लेटर, मुझे याद है उदयन मुखर्जी वो लेटर पढ़ रहा था। टाइटल था शायद टाइगर बाय द टेल, होल्डिंग द टाइगर बाय द टेल, ऐसे करके कुछ था लेटर का नाम, सॉरी टाइटल। और वो जैसे पढ़े जा रहे थे, तो हमने बोला यार ये तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैश है ही नहीं उसकी बुक्स में, है पूरा अकाउंटिंग फ्रॉड था। तो आप मानोगे नहीं, गिरते हुए भी हमने शॉर्ट किया था उस समय, ये सुनते सुनते कि और दे वर बायर्स फॉर द फ्यूचर्स। जब हम शॉर्ट कर रहे थे, दे वर बायर्स, लिक्विडिटी थी। तो हमने ये कहा यार पब्लिक या तो समझ नहीं रहा है या इग्नोर कर रहा है व्हाट इज ऑब्वियस। एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड टू दैट स्टॉक। आई मीन एक लेवल तक तो ऑब्वियसली कुछ गिरता नहीं है, इंडिया में जीरो कुछ होता नहीं है, बट अगर जो इसको छोड़ देते तो शायद जीरो ही हो जाता, वैसा था पे। बट एंड इट्स वेरी सैड, क्योंकि यू आर लूजिंग मनी फॉर योर इन्वेस्टर्स। आई मीन आप whoever took that call कि अभी ये लेने का टाइम है, was being very frivolous with the investors' money, because it was all institutional money था, ये जो सामने खड़ा था हमारे। So that way, but yeah. बट आपने काफी पैसा बना लिया शॉर्ट। हाँ जी, टचवुड, बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया, और प्रॉब्ली हम अकेले थे जो सत्य में कभी कमाए होंगे शायद लाइफ में। So, और ये बाकी भी जो केसेस होते हैं मार्केट क्रैशेस के, जैसे कोविड हो गया या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो टाइम पे भी आपकी कोई स्ट्रेटजीज ऐसी थी जहाँ पर आपको हेज करने मिला या पैसा का बनाया? सो कोविड में जी एक चीज आप जहन में रख लीजिए कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तो यू आर, दो साइड होते हैं हमेशा, राइट। इट्स लाइक अ कॉइन, कि ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है, राइट। नाउ आपको यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। लाइक कोविड में हमने क्या किया था, और एक्चुअली वो तो हमने पीएमएस चालू किया था 20 मार्च 2020 में। आप सोचिए, वो चालू किया और लॉकडाउन चालू हुए थे, राइट। 3 दिन के बाद लॉकडाउन चालू हुए थे। तो हमने बोला क्या करें अभी इसका, और बाजार गिर गया था मार्च में, तो आपने देखा काफी गिरा था। तो हमने बोला यार कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। हाइंडसाइड में सब ठीक लगता है, हाइंडसाइड में लगता है कि पैसा डाल देना चाहिए था, लेकिन उस समय यू आर डीलिंग विद योर इन्वेस्टर्स मनी, हार्ड अर्न्ड मनी। मेरा खुद का होता तो शायद मैं डाल देता, लेकिन इन्वेस्टर का है तो आई विल टेक थिंक 20 टाइम्स बिफोर पुटिंग दैट मनी ऑन सच अ फ्रिवलस थिंग। तो मैंने कहा नहीं, रुक जाते हैं। समीर और मैंने दोनों सोचा नहीं डालना है, आप बैठिए साइड में, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। फिर अप्रैल में चल गया, वापस मार्केट रिबाउंड हुआ, तब भी नहीं डाला हमने, क्योंकि थॉट कि अभी रिबाउंड हुआ है, सर्टेनिटी नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग। एंड देन मई में जाके वी स्टार्ट गेटिंग दैट फीलिंग कि हाँ अभी थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग। वी हैड टॉक टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स बाय देन, काफ़ी कॉर्पोरेट से बातें की थी, और हमें लगा कि नहीं, अभी थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन इवन कील। गवर्नमेंट ऑल्सो इज रियलाइज्ड कि इतना देर आप लॉकडाउन करोगे तो पूरी इकोनॉमी विल सफर, सो स्लोली विल स्टार्ट ओपनिंग। तब जाके वी स्टार्टेड गैदरिंग। और मुझे याद है तब भी काफ़ी ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने साइन ऑन किया था
और हम उनको बोलते रहे, देखो हम डिप्लॉय करना चालू कर दिए। मुझे याद है 8 मई 2020 को वाज द फर्स्ट ट्रांच वी स्टार्टेड डिप्लॉइंग, 20% करके हमने डिप्लॉय करना चालू किया। एंड वी टोल्ड दोस गाइस कि हमने डिप्लॉयमेंट चालू कर दिया, आप एक्सपोजर आपने ऑलरेडी साइन ऑन कर दिया, यू पुट इन द मनी। तो बोले नहीं हमें खराब। एंड दीज आर नोन गाइस, मतलब जो मार्केट के महारथी जैसे लोग थे, वो लोग बोले नहीं करेक्शन तो पक्का है। तो आप सोचिए, किसी को पता नहीं होता मार्केट के बारे में। यू हैव टू फाइनली टेक अ कॉल हैंड ऑन हार्ट के यार ये स्टॉक ये प्राइस पे मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई वांट टू बाय दिस, कुछ गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। और मैं आपको फिलॉसफी आपको समझाऊंगा जब आप उस पर आएंगे। बेसिकली हमारी जो फिलॉसफी वो इंश्योर करती है कि आप क्वालिटी में रहो, ग्रोथ है, क्वालिटी है, प्राइस है, वैसा करके होता है। तो दैट इज व्हाट गिव्स अस दैट कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो आपने बताया 20th मार्च 2020 को आपने पीएमएस शुरू किया हाँ था। जी, हाँ तो जी। रिटर्न्स वाइज तो फिर तो ये फिनोमिनल रहा होगा, राइट? बिकॉज दैट वाज द बहुत बेस्ट ही टाइम टू बढ़िया। इन्वेस्ट इन माय डे वन इन्वेस्टर तो बहुत ही खुश है हमसे। कितना पीएमएस में क्या रिटर्न होगा आपका? कैगर मेरा 5 ईयर डे वन आई थिंक इज अप 3.5 4x और समथिंग। सो 4x पिछले 5 साल में क्या? माय गॉड! सो वैसे मतलब 4 ये तो परसेंटेज भी नहीं है, तो मतलब 4x और तो मेरा बहुत ज़्यादा कैगर हो इज गया। आई थिंक अराउंड 21%। इफ यू टेक वाओ! द WA मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक वाओ! करेंगे तो इट्स अराउंड। दैट्स अमेजिंग। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हो कि अगर प्रमोटर डिनर पे बुला रहा है घर पे, तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये मुझे समीर ने अलायंस के दिनों में बोल दिया था। हाँ। मुझे बोले देखो जो भी प्रमोटर तुम्हारे कंधे पे हाथ डाल के बोलता है, ऐसे ही बोला था इन्होंने, कंधे पे हाथ डाल के बोलता है कि आप चलिए रानी साहब, चलिए मेरे साथ, मैं आपको डिनर पे ले चलता हूँ, लंच पे ले चलता हूँ, कहता तुम मुझे बता देना वो कौन है, मैं उसकी कंपनी में भी पैसे नहीं डालूंगा क्योंकि तुम बायस हो चुके हो। कहता आई विल नॉट ट्रस्ट यू आल्सो, यू बिकम बायस टुवर्ड दैट कंपनी। सो दैट वे तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा दोस्ती दिखाते वगैरह भी अवॉइड दैट। आज तक समीर भी शायद ही कभी, कितने इनवाइट्स आते हैं उनको, शायद ही कभी गए होंगे किसी ओह! इज़ इट? शायद ही कभी गए होंगे। तो क्या मेन रीज़न है, जस्ट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ़ैमिलियरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए इसकी वजह से क्या? फेमिलियरिटी प्रॉब्लम क्या है सर कि व्हेन यू बिकम टू फेमिलियर विद द प्रमोटर यू ट्रस्ट हिम टोटली। कुछ गलत होता है ना उसकी कंपनी, तो पहली चीज आप क्या करो, उसको फोन करके पूछोगे यार क्या हुआ है आपकी कंपनी में, देखो ये प्रॉब्लम दिख रहा है सर। तो बोलेगा नहीं वो कभी प्रमोटर थोड़ी ना बोलेगा आपको यहाँ नहीं मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है। तो आपको बोलेगा नहीं फिक्र मत करो, इट्स अंडर कंट्रोल, मैं ये कर लूंगा, वो ऐसा हो जाएगा। एंड यू ट्रस्ट हिम बिकॉज यू ट्रस्टेड हिम फॉर सो लॉन्ग, सो यू माइट। वहां पे आप फंसते हैं। जिस भी कंपनी में हमने पीछे बैठ के देखा है ना, उसमें हमने वी मेड द राइट डिसीजन ऑल द राइट टाइम्स। एनी फंड मैनेजर आस्क, ही विल टेल यू दैट ओनली कि familiarity breeds not contempt but breeds that trust which takes you away from that your rational thinking goes away। अगर जो आप ज्यादा टच में रहते हो और ट्रस्ट करते हो उसके साथ। कैन यू गिव मी फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि प्रमोटर का जो इंटेग्रिटी और प्रमोटर क्वालिटी जो है दिस इज इंटैक्ट, एंड क्या पूछोगे आप, उनके फैक्ट्री विजिट्स करोगे क्या, लाइक व्हाट इज द एंटायर? सो एक तो ऑब्वियस है, एक ऑब्वियस यही है कि पहले तो बैकग्राउंड प्रमोटर का इज वेरी इम्पोर्टेंट। देयर बीन इंस्टेंसेस वेयर माय एनालिस्ट हैज कम एंड टोल्ड मी कि बस कंपनी तो बहुत बढ़िया लेकिन प्रमोटर आप उसका बैकग्राउंड, एंड दीज आर वेरी गुड कंपनी, आई मीन आप दे आर इनटू डिफेंस एंड ऑल दैट, राइट। और आईपीओ के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वे दे कम एंड टोल्ड अस कि सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया कंपनी में ऑर्डर बुक है, सब है, बट प्रमोटर का बैकग्राउंड आप उसका, बाय द वे हैट्स ऑफ टू से भी, आप उनके रिस्क फैक्टर्स देखें ना जो शुरुआत में ही आते हैं प्रोस्पेक्टस के, सब कुछ कच्चा चिट्ठा खुल जाता है कंपनी का, प्रमोटर का, सबका। ऑल यू नीड टू डू इज रन थ्रू दोस 40-50 पेजेस विद अ हेयर कॉम एंड देन डिसाइड कि क्या करना है आपको। तो हमने देखा, हमने बोला यार ये अवॉइड करो। कंपनी बाय द वे 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी, जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ IPO। एवरीबडी वाज pretty gung-ho about that company। लिस्टिंग में डबल हो गया था। और मेरा एनालिस्ट आगे बोला कि मैंने आपको बोला था कि हॉट है लेकिन प्रमोटर आई विल नॉट एग्री विद। मैंने रिलैक्स है, होता है, हमने सोचा गलती होगी शायद हमारे से भी। फिर कोई 2-3 हफ्ते बाद उनका रिजल्ट आया, वॉट एवर दैट प्रमोटर हैड स्टेटेड इन हिज पिच फॉर हिज IPO, सब झूठ निकला। एंड ही केम अप विद रीजंस कि नहीं ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो ऐसे हो गया, वो नहीं तो ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया थी, वो ऐसा। एंड आज तक वो कंपनी हैजंट कम अप वो देयर IPO प्राइस। सो दैट
प्लस द सेकंड थिंग, एक तो ये हो गया ऑब्वियस, सेकंड थिंग इज विजिट इज अ मस्ट. अगर जो कोई नई कंपनी है, नया प्रमोटर है जो आपने सुना नहीं है कभी, एक बार आके उसकी आपको फैक्ट्री देखनी चाहिए, वॉट एवर ही क्लेम. मुझे याद है अभी भी ये .com जब चल रहा था, तब TMT करके एक सेक्टर हुआ करता था, टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, राइट. बड़ा हॉट सेक्टर होता था, 2000 की बात कर रहा हूँ. तब मैं अलायंस में काम करता था. तो एक बहुत बड़े FI ब्रोकर आए हमारे पास, बोले मेरे पास ये कंपनी है, इनको ऑर्डर मिला है डिज्नी से, वॉल्ट डिज्नी से, टू क्रिएट कार्टून्स, मतलब एनिमेशन वगैरह करके उनको भेजने का. तो आई थिंक भाव 240, 50, 80 ऐसी कुछ था. तो मैंने कहा देखो यार, मुझे तो पता नहीं है कंपनी के बारे में, आपसे जो सुना है वही सुना है, लिस्टेड तो है ठीक है, पर मुझे जाके, क्योंकि टर्नओवर वगैरह था नहीं उसमें, मैंने देखा क्विकली चेक किया तो टर्नओवर वगैरह तो नहीं. तो बोले नहीं अभी अभी मिले उनको ऑर्डर. तो मैंने ठीक है चलो मिल लेते जाके. कहते अरे मिलोगे तब तक तो ये भाव 400-500 हो जाएगा. मैंने नहीं कोई नहीं, वील गो एंड मीट देम. हैदराबाद की कंपनी थी, मैं दूसरा कैविएट ये हैदराबाद की. तो हम फिक्स अप किए, कपल ऑफ वीक्स लेटर इवेंट. तब तक बाय द वे 400 का भाव हो गया था, टू बी फेयर टू दैट गाय. और वो बोले जा रहा था, देखा मैंने बोला आप मिस कर दोगे. तो एनीवे वी वेंट एंड मेट देम. एक बिल्डिंग्स थी जहाँ पे वो कंपनी सपोजिटली काम कर रही थी, और खिड़कियां दरवाजे लग रहे थे, मतलब बिल्डिंग में खिड़की दरवाजे भी थे, वजह से स्ट्रक्चर, एंड दे वर जस्ट पुटिंग द विंडोज एंड डोर्स एंड ऑल. और बाहर एक लाइन लगी हुई थी, चप्पलों में लोग थे, फिर कुर्ता पजामा पहन के खड़े थे. ये हो क्या रहा है. अंदर गया, प्रमोटर को मिले, तो बोले देखो मेरे पास ऑर्डर है वॉल्ट डिज्नी का, वो एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई 200 मिलियन के ऑर्डर है मेरे पास, डॉलर के. वाओ. हाँ तो, और दिखाए भी बकायदा, ऐसा दिखाया, देखो देखो ऑर्डर सबसे. मार्केट कैप क्या था वो कंपनी का? तो मुझे याद भी नहीं है. $200 मिलियन के ऑर्डर्स तब थे, तब 2000. बिगिनिंग ऑफ 2000. तो दिखाया ऐसे, देखो देखो पन्ने पे लिखा हुआ था ऐसे. तो मैं कहा ये सब ठीक है, पर ये लोग बाहर खड़े कहते नहीं ये सब प्रोग्रामर्स हैं जो मैं हायर करने वाला हूँ टू एग्जीक्यूट दीज ऑर्डर्स. तो मैंने कहा यार वॉल्ट डिज्नी के इतने बुरे हाल है कि इंडिया में एस्टैब्लिश कंपनीज है, पर फिर भी ये आए इनके पास, इन जनाब के पास कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बोले अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा ऑर्डर. एंड आई सेड ओके थैंक यू वेरी मच, एंड ही वॉकड आउट ऑफ दैट मीटिंग. आई टोल्ड दैट ब्रोकर, मैंने कहा ये तेरे पास शेयर है तो तू भी बेच दियो, ये नहीं कमाने वाला. एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंड. स्टॉक वेंट टू जीरो. मैं वही सोच रहा था कि एक जीरो, it went to zero. मतलब I don't think it's listed anymore anyway, so that way. So I told that guy, I said, देखो यार, मैं बाद में सोचा, उसको नहीं बोला, but I said कि यार, how can you get carried away like this? एक बार मेहनत करके जाके देख लेते कि क्या कर रही है कंपनी, क्या नहीं. That would have been enough for you. So promoter background is a very big check for us. By the way, it's the 4th check. उसके पहले 3 और चेक्स हैं हमारे लिए, which has to clear before you come to that promoter. So that's how we. क्या है ये 3 चेक्स? So actually हमारी जो philosophy भी है ना, it's a very unique philosophy. हमारी philosophy हम बोलते हैं elimination investing. चार्ली मंगर जैसे इन्वर्जन थियरी. Inversion theory, but very different also again. क्योंकि elimination, आप खराब, मतलब मैं आपको अगर पूछूं कि आपको से आपके इतने सारे बच्चे आपके साथ जो काम करते हैं, बोलो ये बच्चा आपको क्यों अच्छा लगता है, व्हाई डू यू थिंक ही इज अ गुड गाय, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि ये अच्छा है क्योंकि अच्छा है. He doesn't make mistakes. हाँ, He doesn't basically आप कि गालियां नहीं देता है, या तो get angry. हाँ गुस्सा नहीं होता है, या कि मारपीट नहीं करता है, या चोरी नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है. Right. ये सारी चीजें बुरी हैं. तो आपको पता है व्हाई इज गुड, बिकॉज इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये ऑब्वियस बुरे नहीं है. तो आपको इसलिए पता है कि ये बुरा मैं हटा दूं तो ही अच्छा होता है. राइट. स्टॉक मार्केट में भी ऑब्वियस है, बुरे मैनेजमेंट्स होते हैं, बुरी वैल्यूएशंस होती हैं, खराब इंडस्ट्रीज होती हैं, खराब अकाउंटिंग होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होती है. तो ये सब अगर जो आप हटाते रहो ना, तो द पूल दैट यू लेफ्ट विद, जो फाइनल आपका पूल बचता है, उसमें एटलीस्ट ऑब्वियस जो बुरा है वो नहीं होगा. आगे चल के हुआ तो बात अलग है, लेकिन दोज ऑब्वियस वंस यू रिमूव, सो आपका जो स्ट्राइक रेट है दैट गोज अप डिस्प्रपोर्शनेटली. Then you're not depending on chance. You already cut down so that your probability of hitting the right stock
goes much higher, right? So वैसे है. तो अगर जो आप पहले 3 की बात करें तो बेसिकली 8 फैक्टर हैं हमारे. पहले 3 आर टू डू विद इंडस्ट्री. द थीम मतलब आपको एक लॉन्ग टर्म टेलविंड चाहिए होता है एवरी टाइम. व्हेन यू बाय अ स्टॉक you need a long term tailwind so that the stock doesn't only perform along with the earnings growth but also re-rates along the way with the consistency of earnings growth. By the way, ये re-rating की वजह से ही आपको 100 बैगर मिल सकता है लाइफ टाइम में. ये तो आप कंपाउंड करते रहिए 13-14% के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा 100 बैगर, राइट? सो दैट इज व्हाई re-rating is important and that's why the themes are important. कि आपने एक बार ले लिया तो you know कि हाँ structurally there's a story playing out here, right? I just have one request. तो जो आप जो 8 factors बोलोगे, if you can give one example also for everything, that'll be helpful. I know AMCs में you can't mention the names of the stocks and all, but maybe past experience में 2005, 10, 15 का अगर कुछ हो सकता है, that'll be very helpful for all of us to understand. Okay, so basically let me start with तो मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ. मैं आपको नहीं वो बाद में बताऊंगा क्योंकि वो स्टॉक आके निकल भी गया हमारे पोर्टफोलियो में से कि तो वो वैसा था. ठीक है. तो आपको एग्जांपल दूं तो ICICI Bank. Okay. Financialization is a very good theme in India. So that continues. I'll give you a big name. I won't give you a smaller name which we are very comfortable with. Second आता है Dynamics. Dynamics में क्या होता है कि cyclicality you need to avoid. क्योंकि cyclicality में क्या होता है कि आप entry और exit आपकी time करनी पड़ेगी. Commodity is a pure cyclical play. Right? भाव ऊपर जाते हैं, demand picks up, but suddenly when at a certain price, every manufacturer thinks about I should dump more stock in the market or वो correction आता है, right? So that you avoid. Commodities you avoid, right? ICICI Bank में ऐसा कुछ issue था नहीं. Banking sector में issue नहीं. तो आप बोल रहे हो कि cyclical stocks आप avoid करोगे? Avoid करो cyclical stock. Mainly commodity stocks. क्योंकि these are also banking also is cyclical, but not that cyclical. because उसमें capacity addition जैसा कुछ होता नहीं है. It's more of ebb and flow of the economy, which makes the banking sector look cyclical. But let's say stocks like Hindalco, Nalco and all would be cyclical because वो pure aluminium और वो poor whatever metals, cement, steel, whichever stock, right? So those are cyclical. So avoid those. Third one is obviously your disruption, right? अभी disruption में क्या है कि it can be new technology or could be some new product introduction which is messing around with the existing one. न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का अगर जो मैं एग्जांपल दूं, एनीवे बैंकिंग में तो नहीं है वैसा, पर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दूं तो प्योरली से EVs इन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस, राइट? बिग डिसरप्टर टिल नाउ. टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI इन द IT स्पेस, वेरी बिग डिसरप्टर अगेन. सो बेसिकली अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्लेस. सेल्डम हमारे पोर्टफोलियो में आपने कोई PV गाड़ी देखी, मतलब PV का स्टॉक देखा होगा, पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक देखा होगा. महिंद्रा इतना चल गया, टाटा मोटर चल गया, बट वी नेवर हैड होल्डिंग्स. ओनली व्हेन टाटा मोटर डीमर्ज्ड एंड द CV बिजनेस केम सेपरेटली, हमने CV लिया, PV नहीं लिया उसमें. आपने ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया होगा? टू व्हीलर्स. अच्छा, ओके. टू व्हीलर, हाँ. ओला में हमने करके निकल भी गया बिकॉज वी weren't कंफर्टेबल विद द स्ट्रेटजी ऑफ द मैनेजमेंट. और हमने तो काफी छोटे कम भाव में लिया था और निकल गए थे. प्रॉब्ली थोड़ा लॉस हुआ होगा हमारे को, ज़्यादा नहीं हुआ उसमें. बट ईथर में हमने किया हुआ, ईथर एनर्जी, विच हैज़ डन फिनॉमिनली वेल फॉर अस. फिनॉमिनली वेल. 300 रुपये में शायद लिया होगा हमने वो वाला स्टॉक का इनिशियल. बट एनीवे, सो दैट इज ऑन द डिसरप्शन. अभी ये पहले 3 फैक्टर तो हो गए इंडस्ट्री के. अगले 3 फैक्टर जो हैं वो है मैनेजमेंट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड रादर देन मैनेजमेंट. सो द फोर्थ फैक्टर इज ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्वालिटी. Nothing good can come from a bad management, period. यहाँ पे आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, आपके पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, राइट? सो दैट इज द फोर्थ फैक्टर. द फिफ्थ इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट तक नहीं सीमित है. it could be because of the industry you're in, or could be because of the existing management of that particular company, not the promoter group also. So corporate governance has to be across. You have to keep checking on that, right? The last one, the sixth one, is quality of accounting. Opaque accounting, bad accounting doesn't really destroy value, it destroys valuations also, right? So that way. और यहाँ पे तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके जहाँ पे ओपेक अकाउंटिंग, आपको स्टॉक सस्ता दिखता है लेकिन एक्चुअली
महंगा बहुत है क्योंकि आपने उसकी बैलेंस शीट अगर एनालाइज करो तो यू नो कि प्रॉफिट ही नहीं है वहां पे, दिखाने का प्रॉफिट है बस, ऐसे नहीं. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. ये 3 फैक्टर हो गए क्वालिटी के. ना आप सोचिए अभी माय व्हिचएवर कंपनी व्हिच आई हैव सिलेक्टेड लाइक आईसीआईसीआई बैंक क्लियर्ड इंडस्ट्री हर्डल, क्लियर्ड द क्वालिटी हर्डल, राइट. नाउ आई एम श्योर कि इसमें देयर इज ग्रोथ बिकॉज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग and it's at a quality marker, right? So growth with quality, these two are ensured. Then comes the biggest hurdle, which is the valuation hurdle. Two factors to determine that. One is obviously the short-term triggers. Could be some M&A activity, could be some corporate level announcements, could be some industry level announcements by Government of India, something with all the association and stuff like that. Or even could be quarterly numbers, because you know कि अगर जो quarterly numbers खराब है तो there's a negative trigger, positive is a positive trigger. Last one is valuations. Can you imagine हमने हमारे analyst को बोला कि आप valuation देखना भी मत till the time your 7 factors are cleared, then only look at the company valuation. In fact, my analyst prepares a worksheet, his worksheet for that particular company only after it clears the 6 factor. उसके पहले वो worksheet बनाता ही नहीं. Where every other parameter is qualitative, it's not financial, right? So that way. So then it just starts being that. Now the whole idea is कि we don't want to confuse the analysts. इसलिए हमने लास्ट में रखा है वैल्यूएशन, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर जो एनालिस्ट आके मुझे बोलता है कि सर देखिए वैल्यूएशन बहुत सस्ता है लेकिन मैनेजमेंट चोर है, तो हम बोलते हैं भैया वैल्यूएशन सस्ता है क्योंकि मैनेजमेंट चोर है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, राइट. सो दैट्स व्हाई वी केप्ट द वैल्यूएशन लेवल देयर, सो डोंट इवन कंपेयर इट एनीवेयर, राइट. नाउ आप सोचिए कि ये ग्रोथ क्वालिटी एट अ वैल्यू, राइट. दैट इज हाउ माय fortunately my or hopefully this is what I try to portray in my portfolio, right. Beauty of quality is गिरता नहीं है, right. But pure quality जैसे कोई लीवर हो गया, नेस्ले हो गया, तो प्योर क्वालिटी स्टॉक्स, उनका प्रॉब्लम क्या है कि गिरते तो नहीं है लेकिन चलते भी नहीं है. बाजार अगर रैली आती है तो चलते नहीं. बट व्हेन यू हैव वैल्यू विद क्वालिटी, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट गिविंग यू बेटर रिटर्न. नॉट बेटर बट एटलीस्ट दे कैच अप विद द अप मूव. बाय द वे एक चीज मैं बता दूं कुशल, कि आपने गिरते बाजार में अगर जो संभाल लिया ना अपने आप को, तो आप भगवान हैं, उसके बाद कोई बीट नहीं कर सकता. और ये तो मैं एग्जांपल के साथ अगर जो आपको दूं, सपोज आपके पास 2 पोर्टफोलियो हैं. एक है बीटा 1 जो बाजार के साथ गिरता चलता है, राइट. दूसरा है बीटा 0.5 जो बाजार से आधा गिरता है आधा चलता है. सपोज मार्केट में करेक्शन आया 20%, तो ये तो हो गया 100 का 80, 20% करेक्शन. ये जनाब होंगे आधे गिरेंगे तो ये हो गए 100 के 90. अभी 90 को वापस रैली करने के लिए 100 पे 11% की रैली चाहिए. इनको 25% की रैली चाहिए. गिरे 20 है लेकिन चाहिए 25, राइट. मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स. सपोज दिस गाय इज लेजी, ये मैनेजर अपना बीटा चेंज नहीं करता ऑन द वे अप, तो फिर भी इसको 22% की रैली चाहिए. बीट्स दिस गाय बाय 3%. इन आर केस वी आर बिट मोर प्रोएक्टिव. हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि बीटा आप कर दो जैसे ही बाजार लग रहा है ऊपर आने में. सो वी ट्राई टू कैच अ हायर रैली. तो बीटा आप कैसे करते हो? आप बीटा कैसे करते हो मतलब? बीटा आपने बताया 0.5 का, वो आप इंक्रीज करते नहीं मैं वो नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि हम ट्राई करते हैं. अभी कैसे होता है वो इन अ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, उसमें आपको बीटा मैनेज करना पड़ता है थ्रू मिड एंड स्मॉल कैप्स. दीज आर हाई बीटा नेम्स, राइट. सो यू मिक्स एंड मैच. मेरा फ्लेक्सी कैप अगर जो आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा एक एट सम पॉइंट टाइम वी आर 70% प्लस लार्ज कैप्स. एट सम पॉइंट टाइम वी आर लेस देन 50% लार्ज कैप्स. दैट इज प्योरली दैट you are trying to make sure कि आप you get these mid and small cap names when you expect the market to rally, so that they pick up faster than the overall portfolio as such. So that's how you play the game as such. So mid caps and small caps में आप invest करोगे उस like their beta is higher than the large caps usually, and that's why 0.5 का वो increase हो जाएगा. Yes, that goes up. More volatile as compared to large caps. तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि probably पहली 10% रैली हम छोड़ देंगे, जो 25 चाहिए ना इसको यहाँ पे, तो मे बी हमें पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, रैली होगी नहीं हुई. But after that, my manager will start saying, boss, I have to do something, right? So in fact, we don't classify as mid and small caps also. We classify our portfolio into good stocks and emerging good stocks. Good stocks, and this is a lovely byline that we come up with. Good stocks are those stocks which give you high confidence in reasonable returns, right? Emerging good stocks are the ones which give you
reasonable confidence in high returns. Oh, wow. That is how it is. So, and actually, Wow. why reasonable? Because nobody knows anything about anything beyond a certain point in time. जब भी हमारे पास एनालिस्ट आता है बोलता है मैं तो ये कंपनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम समझ आते हैं कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, मैनेजमेंट को पता नहीं होता तो उसको कैसे बताओ. आपको मैं एग्जांपल दूं, 2005 होगा शायद, 4 या 5 में मैं इन्फोसिस के सीएफओ को मिला था. तो बहुत बढ़िया आदमी थे वो. तो एनीवे, तो मैं उनको बोला, मैंने कहा यार आप ये तब ये लोग क्वार्टरली और फुल ईयर का एस्टिमेट देते हैं, राइट, कि अगले क्वार्टर में क्या होगा और फुल ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन. अभी तो खैर फुल ईयर का ही देते हैं सिर्फ. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप ये जो क्वार्टरली नंबर देते हो कितना, क्या सर्टेनिटी आपकी? कहते हैं 95% वी मैच इट, वी बी एबल टू मीट दोज एस्टिमेट्स. तो मैंने कहा और फुल ईयर? मैं फुल ईयर प्रॉब्ली बोले 80-85%. बोले 60 के आसपास प्रॉबिलिटी होती है. मैंने 60%? मैंने कहा मतलब इट्स लाइक 1:1 रेशो. मैं तो आप सोचता था कि आप फुल ईयर गाइडेंस दे दो तो वो अचीव कर लोगे. था ना, बहुत प्रॉब्लम होते हैं. बिलिंग एक क्वार्टर एक दिन से आगे पीछे हो गई तो पूरा चला जाता है. तो मैंने कहा यार ये तो सीएफओ हैं ऑफ अ कंपनी, इज द इनसाइडर बेसिकली, राइट, ऑफ अ कंपनी व्हिच इज A1 इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जब ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते 1 साल का, तो मैं क्या बैठ के बाहर 3 साल 4 साल के एस्टिमेट लगा रहा हूँ. If I'm guessing the guess of a promoter, I'll be all over the place. That's why we said कि reasonable confidence होना चाहिए. Don't have a full hearted कि नहीं ये तो होगा ही होगा, नहीं होता है. So that's why we say reasonable confidence. तो दोनों में से कौन सा बेटर है? हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स और रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन So basically when you running एक पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो आपको ये दोनों चाहिए. अभी क्या प्रोपोर्शन में चाहिए? जब जैसे मैंने बोला कि अगर जो आपको लग रहा है बाजार थोड़ा डाइसी है, लाइक जैसे अभी हो रहा था कि वो वॉर चालू हो गई ईरान और यूएस के बीच में, तो हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स. यस, हाई कॉन्फिडेंस, दैट इज योर स्टेबिलिटी. जैसे ही आपको लगे हाँ नहीं अभी हो गया इनका काम, हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न का काम हो गया अभी, देन यू गेट इनटू रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न, बिकॉज़ नाउ यू want a growth built in, alpha built into your portfolio. So that's what you do. So, Right. आपने जो 8 चेकलिस्ट फ्रेमवर्क बताया, उस पे अभी जो सेकंड वाला जो मैनेजमेंट क्वालिटी का था, उसमें 3 है: मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग. yes. विदाउट नेमिंग द कंपनी, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग आपने क्या ऐसे नंबर्स या रेशियोज देखे जो आपको लगा कि इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग? So a company है into say probably agrochemicals, a global company. But that global company quotes at P's of 8-9 times forward earnings. Indian company है, globally present, और जो हमारी दूसरी उसके काउंटर पार्ट्स हैं, they quote at P's of 30-40 times forward earnings. Why is that so? Because of opaque accounting. If you look at that global company, उनकी कोई 200-300 subsidiaries are spread across, and you don't know how things are panning out there. I mean, I don't want to name things, but we've done forensic analysis out here. And what we did realize was कि ये step down subsidies जो हैं are there for a reason, not because of धंधा, but because of a reason how you cut down your receivable days by selling down to these subsidiaries. आपका receivable days तो कम हो गया वहाँ पे, but ultimate जो transaction होता है is like at a pittance of what the actual transaction was supposed to happen at. Ultimately, it will happen there only at some point in time. So basically, cash flow is king. Cash is king. आपको हमेशा देखना पड़ता है कि आपका EBITDA या तो PAT, how much is it translating into cash? Is it all paper or no? So that way, these are things that you keep looking at. So स्टेप डाउन सब्सिडियरी मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी की सब्सिडी अच्छा, तो ये बनाते जाते हैं ऐसे, नीचे. So that way. और इससे क्या कहते हैं कि रिसीवेबल्स जो है वो Ultimately there'll be one subsidiary which will be promoter owned and not so you will lose that subsidiary at the 80th level or something of step down, so that way, and then you'll say अरे ये promoter कहाँ से आ गया बीच में so ये कमा हो रहा है, कंपनी नहीं कमा रही है, so वैसा सब होता है. So that way, so that's why you're very careful. In fact we tell our analysts के spend the maximum time on the balance sheet, क्योंकि बैलेंस शीट में ही प्रॉब्लम होता है, पीएनएल में प्रॉब्लम नहीं होता है बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट हाइड्स मोस्ट ऑफ द लैंड माइंस, रेड फ्लैग्स आर ऑलवेज देयर, फ्रॉम दैट यू डिराइव द पीएनएल. तो इसलिए बैलेंस शीट एक एक चीज आप देखो, उसमें एक एक वर्ड पढ़िए आप, उसका जो एडिशंस होते हैं उसके. सो दैट वी इंसिस्ट
with our analyst to do. तो आप बोल रहे हो कि P&L is okay but balance sheet is most important to check. मतलब balance sheet में सबसे ज्यादा आपको red flags When you दिख start सकते हैं. relating, मुझे याद है जब मैं एनालिस्ट हुआ करता था 94 में, एक्चुअली तब तो एक्चुअली वो आते थे abridged and comprehensive balance sheets आती थी, राइट? तो जब हम देखते थे ना खोल के comprehensive balance sheet देखते थे, एक्चुअली the numbers used to talk to you because they were printed. अभी तो आपको उसमें दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, so you can't relate that much. But those numbers you could say कि अरे यार ये यहाँ दिखा रहा है, ये annexure में ऐसे क्यों आ रहा है? So those were the kind of things. So that's why I encourage my analysts कि why don't you take printouts and look at it? So that way you will relate to those numbers. So that way. That's how it should be. तो आप बोल रहे हो कि बैलेंस शीट स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू P&L. तो बैलेंस शीट में जैसे क्या और रेड फ्लैग्स कैसे ढूंढ सकते हैं? So basically मैंने अभी obviously आपको जो बताया, हाँ. जो basically cash flows, whether the P&L is whatever, EBITDA is, reserves are a total giveaway. If you have reserves which are goodwill driven, you know there's a problem. Right? मतलब थोड़ा समझाओगे कैसे होता है? गुडविल मतलब आपने एक कंपनी ले ली है, हाँ. आप सिर्फ दिखा रहे हो कि मैंने ये कंपनी ली थी ये प्राइस पे, पर एक्चुअली इसका ब्रांड है विच इज व्हाट आई बॉट. आई डिडंट बाय अ रेवेन्यू, आई डिडंट बाय प्रॉफिट्स, आई जस्ट बॉट दैट ब्रांड. और ये ब्रांड का वैल्यू मैं ये सोच रहा हूँ इतना है. इट्स ऑल लेफ्ट टू द मैनेजमेंट एंड देयर परसेप्शन. तो अगर 100 रुपए में कंपनी एक्वायर की बट मैंने 150 रुपए दिया तो 50 की मैंने गुडविल ऐसे 50 की मैंने गुडविल ली हुई है यहाँ पे, बिकॉज मैंने ज्यादा दे दिया था. तो इसके लिए तो आप उसमें दिखा देते हो. तो इसमें अभी कैसे डिसाइड करें कि ये 50 का नंबर है, 40 है? वही मैं कह रहा हूँ, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव. सो वेयरएवर द बैलेंस शीट इज बल्क ऑफ इट इज गुडविल, you know you need to avoid, right? Wherever the debtor days sales हो रहा है आपका, लेकिन your debtor days is bloating up, you know there's a problem. In fact, a recent glaring example is in IT. Unbilled sales normally 7 दिन 10 दिन 11 दिन ऐसे रहते हैं unbilled. क्या आपने बुक कर दिए अपने P&L में, but you haven't billed your customer because you've done it. Of late, those are running to 40 days, 50 days now. In certain companies. तो मतलब मैंने बुक कर दिया P&L में बट अभी 40-50 क्यों दिन आप बाद desperate में हो? बिल करूँगा. हाँ, क्या आप डेस्परेट हो? नहीं 40 दिन नहीं, मतलब 40 दिन के अनबिल्ड सेल्स आपने बुक कर दिए यहाँ पे 40 डेज के. नॉर्मली 10 दिन होते थे, 11 दिन होते थे. तो द पॉइंट इज, एंड दिस इज 40 डेज मीन्स पूरा 1-1.5 महीना हो गया आपका, राइट? ये तो लास्ट 10 दिन का आपने सेल बुक किया, तो आप बोल सकते हो कि मैंने कोई टाइम नहीं मिला बिलिंग का, इसलिए मैंने 10 दिन का सेल बुक किया है. पर आप 40 दिन का कर रहे हो, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम. Either the client hasn't accepted or you've gone ahead and executed without waiting for the client to accept it. Right? तो अनबिल्ड सेल्स मतलब क्या होता है कि काम कर दिया मैंने बट इसका मैंने बिल नहीं किया, अभी तक बिलिंग इशू किया है. Invoice issue normally क्या होता है कि even if they issue, the client will say नहीं काम नहीं किया. There could be a dispute, right? So you don't disclose that. You said unbilled. Maybe the invoice is lying, it's not been passed by the client or whatever. That's the point. Is when you give those kind of numbers, you start questioning, and these are good companies, they're not bad companies, IT guys, I won't take the names, but if you look at the results, you'll know which ones I'm talking about. But anyway, so the point is that you know that there's something wrong in the industry, that's why he's desperate to show those revenues, right? And that's why he's putting it in without the client accepting it or not even billing it to the client as such. So that way. So these are the kind of things you look at and you say कि नहीं यार जम नहीं रहा है. So higher the unbilled sales, the like worse. Bigger the question mark. Bigger the question. Yeah, worse it is for the company. Yeah. Bigger the question mark on the revenues, because your receivable days are now moving up, right? Because you are not sale तो दिखा दिया आपने पर Correct. cash नहीं मिला आपको sale का. So And receivable days are moving up. It means that कि अभी मेरे को cash जो receive होगा वो time बढ़ गया उसका. जब आएगा तब आएगा. time लगेगा. और या तो आए भी ना, क्या बता आपको. In fact, one of the big companies took a write-off. One of the clients refused to pay him, so he had to take one big write-off. Okay. So that way. And उन्होंने वो unbilled sales पहले book कर लिए थे. इसलिए अभी write off. So these revenue numbers might be higher in these companies because of unbilled sales. Yes, right? yes, that's how it is. That's why revenues are increasing. मतलब हमें लग रहा है कि revenues are going Going up, again and again. Right, But the right. real picture is कि unbilled sales are going up. moving up rather than this thing. So that way. Very interesting. And IT industry में billable hours, like you bill it basically by number of hours multiplied by the hourly rate. The rate per hour. Yeah, Right. yeah, that's how it is. तो इसके लिए फिर वो unbilled sale, like client will ask Right. for. What was the time spent by these guys on my, and they'll always dispute. So that way, that's how. So let's spend some more time on IT. And I've watched yours and Samir Sir's interviews also on CNBC and all these platforms.
तो वहाँ पे यू हैव बीन वेरी नेगेटिव ऑन आईटी एंड आपने बताया कि अभी एआई के जो वजह से जो डिसरप्शन होगा उसकी वजह से आईटी कंपनीज को थोड़ा नेगेटिव ये पेन होगा. रहेगा। Even despite the valuations going so cheap, there are few investors who are saying कि अभी attractive लग रहा है because बहुत ज़्यादा ही कम हो गए valuations, but you are very firm in saying कि ये attractive नहीं है and ये valuations are not sustainable and इस पे मतलब और margin growth इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो can you elaborate what's So happening? value trap basically है because so basically what has IT done, right? जैसे आपने rightly point out किया कि the billing used to be कितने लोग लगाए मैंने, कितना घंटा इन लोगों ने स्पेंड किया और रेट पर आवर मेरा कितना है, राइट? दैट वाज द होल रेवेन्यू मॉडल फॉर द आईटी इंडस्ट्री. इन वेरी सिंपल वर्ड, विद एआई कमिंग इन, नंबर ऑफ पीपल कम होने वाले, कितने घंटे स्पेंड किए कम होने वाले, भी आप रेट कितना एडजस्ट करोगे टू कंपेंसेट फॉर दिस. दैट्स वन ऑब्वियस क्वेश्चन दैट यू शुड हैव इन योर हेड कि व्हाई, हाउ विल दिस कंपेंसेट, राइट? द सेकंड वन इज, और ये हमने कंपनी से बात की एंड वी अंडरस्टूड फ्रॉम देम, नॉर्मली आप जब by the way, biggest client for India IT is BFSI US, right? 50%, 60% revenues come from BFSI US. Certain cases, 65-70% of the company's revenue comes. So that is obvious, right? Now, BFSI US, why it became such a big client for India was because जब हमने शुरू किया IT, which was in the late 80s, early 90s, in US, the legacy data was 200 years old, 250 years old. India में तो was 30-40 years old. इसलिए Indian banks were very keen on adapting to IT rather than the US banks. So US banks, what they did was कि मेरा ये legacy system है, मेन फ्रेम्स बने हुए हैं मेरे IBM के, एंड कोबोल प्रोग्रामिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग, आप उसके ऊपर लेयर कीजिए, मेरे कोर सिस्टम को टच मत कीजिए. दैट वाज हाउ द अंडरस्टैंडिंग वाज. So every time regulatory change होता था, आप एक पैच बनाते थे which used to apply on the top of that particular legacy system, and by now that patches are like a tower, rickety tower, one on top of the other, right? So every time there's a regulatory change, you prepare a patch. Probably for the I'm just guessing a number. Probably for that patch, you'll need 10 people for 2 weeks to prepare that patch and pass it on. But how that patch will behave with the rest of the pyramid, rather tower, not pyramid, tower, that is another 100 people's job, which will now keep plugging in, putting in the patch and see जहाँ पे bells are ringing and whistles are blowing and stuff like that, right? उसके लिए आप 100 लोग और लगाओगे 2 महीने के लिए वो जो काम करेंगे. आज की तारीख में 100 लोगों का काम 2 घंटे में होता है with AI. Straight away it'll show you, pull out, and say these are the places you want to put more further patches, right? Probably they will need another 10 people for 2 weeks or something. So now imagine 100 log ka kaam reduced to 10 people 2 weeks. 100 people over 1 month, 10 people over 2 weeks. So that's how the thing works. The beauty about our industry was, IT industry was the employee pyramid. I'm giving you all the facets. Huh? So basically revenue becomes a question mark, right? Now the employee pyramid. Actually they called it a pyramid, but वो actually एक Eiffel Tower था. Thin at the top and broad at the bottom. Bottom used to be these entry level engineers. 3-4 लाख सैलरी वाले. हाँ, 3-4 लाख सैलरी वाले जो बेचारे बैठ के कोर प्रोग्रामिंग करते थे. How the thing was working was, टॉप में तो आपके थे टॉप मैनेजमेंट वाले, रिलेशनशिप गाइज. बीच में थे आपके जो लोग वहाँ ऑन शोर बैठ के they used to work and make sure that the offshoring happens in a seamless fashion, right? So 2-3 महीना काम वहाँ होता था और then it used to be transferred off to India as such, जहाँ पे ये 3 लाख वाले काम करते थे. So basically the whole pyramid used to control your margins. This was low margin business, this is high margin. Right? ये high margin वाला business is now getting compressed. So now margins are going to get compressed going forward. You need to broaden the middle part, which is the onshore part. So that is where the problem. So now margins are getting compressed. That's why we say that it will be a painful transition. Painful in the sense that एक तो आपकी top line growth will get compressed, which already is happening. I mean, single digit top line is what, low single digit top line is what we're talking about. And unfortunately, the margins will be under pressure going forward. So mainly what you see today, that 15, 16,
times forward earnings, I think that also will now bloat up because your forward earnings, if they turn negative, that 15, 16 can become 18, 19. So that's why we call it a value trap and nothing else. So, ये 15, 16 का 18, 19 क्योंकि आपका जो अगले साल का आपका ग्रोथ एस्टिमेट है वो आएगा ही नहीं. हाँ. मे विल बी अ डी ग्रोथ. अगर आपने सोचा 100 रुपया अगर जो अर्निंग है और मैं 16 टाइम दे रहा हूँ, मतलब 1600 रुपये का भाव हो गया, राइट. पर सपोज वो 100 रुपया 80 हो गया तो ये 20 टाइम हो जाता है, राइट. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई डोंट थिंक दैट विल होल्ड गुड. As the quarters progress, you will see cuts in earnings estimates. That's what I feel. तो ये जो बॉटम लेवल पिरामिड है, नॉट पिरामिड, आईफिल टावर का जो बॉटम था, तो वो केस में अभी ये जो 3 to 4 लाख सैलरी वाले लोग हैं, आप बोल रहे हो कि they will be replaced by AI and that's why margins जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस इधर होता था वो अभी AI टेक ओवर कर लेगा. क्या एग्जैक्टली? They will not even be replaced by AI replaced, but lesser time are spent. जैसे मैंने बोला, जैसे कोडिंग वगैरह हो गया, ये सब काम. प्योर कोडिंग वगैरह, then understanding how the, as I give you an example, putting a patch and understanding where the problems are, that all will go away for these. So pure जो muscle work था will not be needed anymore. It will be more of brain work which will be needed. Maybe you can charge a higher margin, but today if you talk to IT guys, IT company, वो बोलते हैं कि जो normally जो 100 million की डील थी, now it's become $80 million. कि they are taking away that portion at all, totally. कि वो हम कर लेंगे, आप निकालो यहाँ से. Recent जो रैली आई थी, which is again makes you wonder कि कितना डेप्थ है हमारे मार्केट में. OpenAI and Anthropic took over some IT services companies. That should have been an alarm bell for Indian IT service players. क्या किया इन लोगों ने exactly? So they took over these two companies which are into IT services because they wanted their AI to be implemented themselves. आपको याद होगा Infosys tied up with Anthropic and OpenAI, both TCS also did that, was for this reason. But they said, no, I will have my own IT services play now. And I'll tie up with them for implementing my AI in other companies and such. So that pie also is going away for them. So क्या करेंगे? So OpenAI has acquired one IT services company. And so is Anthropic. I don't remember the name, but if you go Google, you will get to see. But तो अभी क्या लॉजिक है? तो IT सर्विस कंपनी एक्वायर कर ली तो OpenAI की हो गई वो अभी. हाँ जी, अभी now they will use that services company to implement their AI models and make sure that you can shrink wrap those models and stuff like that. तो इन अ वे ये फिर TCS और Infosys जैसे को कंपटीशन ही हो गया ना ये. वही तो कह रहा हूँ मैं. और for some reason our companies went up saying that, see, we told you services is needed, but the fact is that they are doing their own services now. They don't need you. So then what I understand from you is कि इसके वजह से there will be a detrimental impact to our traditional IT services company. Yes. And specifically ये जो OpenAI Anthropic ने मतलब ये इन्वेस्टमेंट किया है, so they'll capture more market share going forward because कम कॉस्ट पे वो लोग basically बिल्ड कर सकते हैं right for the clients. True. Okay. And they have their own LLMs, so they don't need to even give out any margins to anybody. They'll take their own margins and such, and they can spare the margins if they want to kill any other company. They say, okay, ठीक है, चलो ये भाव में दे दिया मैंने आपको. Right. Kill the other guys. So इसका अगर मैं दूसरा एक इफेक्ट देखता हूँ तो AI कंपनीज या AI कंपनीज की जो स्टॉक्स है वो आई थिंक उनको बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो आर यू आल्सो ट्रैकिंग सम listed company AI stocks like Anthropic or others? Unfortunately, we cannot invest because RBI does not allow. I mean, after a certain, I think 7 billion ka cap is on the mutual fund industry. But we have an offshore company, not offshore company. We have an offshore fund. It's only for friends and family, which we opened. They are investing in these AI plays. और एक और चीज, कुशल, the beauty is market caps are created by destroying other market caps. When Apple came in, he destroyed an Ericsson, he destroyed a Motorola and all that, and that's how his market share came up, right? Same is the case with any other company you look at in India or abroad. This is what is happening with Anthropic and OpenAI. They are bringing the market cap at the cost of some other players. And my feel is that IT services. So I was reading your mutual fund fact sheet and I read that कि 4 sectors है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा bullish हो. One is BFSI, one is hospitality, third is hospitals and fourth is consumers. Right. And 80 to 85% of the stocks are in these 4 sectors itself.
सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, तो BFSI और हॉस्पिटैलिटी स्पेसिफिकली में तो क्या ट्रेंड्स ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंडिया में BFSI हॉस्पिटैलिटी ये सेक्टर्स थोड़ा ग्रो So करेंगे? basically, BFSI एक side, and then if you look at hospitality, hospitals, or consumer discretionary that we are bullish on, it's consumer discretionary more than, and new age consumption also, by the way, Eternals and all that of the world, right? Now, the beauty is that there are two specific sectors, BFSI and consumption, broadly, right? And that consumption is driven by the improvement in per capitas, right? Now, the whole logic here is that if you look at any other country which has gone through what India is expected to go through in the next 5-10 years, where consumption is expected to pick up. And by the way, I don't know whether I'm sure most of your viewers and you will be aware, 89, India and China were similar in GDP. Right? China had opened up for outsourcing in 87, but by 89, we were more or less similar. Till 2000, China, I think, quadrupled their GDP. We doubled it by 2000. But from 2000 onwards, their consumption caught on. And that's when they touched a 19 trillion, we were at 2.5 trillion. So that gap of 1:2 became almost 1:5, right? So that is where consumption plays a big part. Not only in China, you look at Germany in the probably 90s or something, or Japan in the 80s, or say US in the 60s and 70s. This is what happened. Two sectors that did phenomenally well in this run were obviously one was consumption sector, the other one was BFSI, because BFSI, and again consumer facing BFSI, not the long term loan giving BFSIs. Okay, so that way. The beauty of BFSIs is a double whammy. They don't only finance the consumption, but they also finance the back end of the consumption, the working capital, the ancillaries which come up and stuff like that. So that is why these two sectors will find a massive space in our portfolio as such, given what we expect the market to do going forward. I mean, as in the GDP to do going forward. So that way. And we'll continue to be overweight these two sectors. Obviously, there'll be mix and match in between. Of late, you'll notice that we've become a bit softer on the private sector banks because we expect interest rates to start moving up and all that. So that's why we're going a bit slow on the private sector banks and all that. So, but that keeps happening. So क्या होगा इससे? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कैसे इम्पैक्ट होगा? इंटरेस्ट रेट्स So बढ़ basically, जाएगी when तो? interest rates move up, there's obviously you already are fixed at certain rates of lending and stuff like that. So your margins will obviously take a hit because now you're borrowing at a higher price and you're lending at a lower, which has already been locked in and stuff like that. So initially there'll be a problem, but later that compression will move out. So whenever that happens, we look at it that way. बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी सेम इफेक्ट होगा? उनको भी सेम इफेक्ट होता है, but fortunately उनके पास मार्क टू मार्केट बुक्स होती है which give them a lot of leeway in a rising interest rate scenario. So falling में hit होती है, but rising में उनको benefit होता है. So that's why it will be. Got it. Actually, I was just reading, so I think HDFC Bank का position dropped from 7.62% to 4.35% in 1 year in your flexi cap fund. And so public sector banks पे आप So bullish? we are very cautious on public sector banks. Right? We have only one PSU, which is SBI. Yeah. But that also is there because we call it a pseudo private sector. It's not even though it's a public sector by holding, but if you walk into any branch, you'll realize that it's like as good as a private sector bank. The fact is, it's a consumer facing bank. And the book is very clean. In the last 5-6 years, you haven't heard a single scam which has been related to SBI. So you're very clear that, the government has said hands off with this guy. This guy is our way to this thing. So that's why we like, otherwise, PSUs, the problem is always there's a question mark on the book. Price to book is very cheap, but you don't know actual quality of the book. There are provisions which is obvious, but if you dig deeper, suddenly you come up with a scam which is going to hit a bank by 14,000 crores, which is never in the NPA, right? So suddenly your book goes down by 14,000. So there's always a question mark. That's why we're very careful in PSU banks. आपने बताया that new age companies and all also, जैसे Eternal का नाम लिया आपने, उसमें आपने इन्वेस्ट किया था, plus Ola Electric, you said that you had invested but you exited. So जब आप इन्वेस्ट करते हो न्यू एज कंपनीज में, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब आपने Eternal भी आइडेंटिफाई किया था या Ola Electric किया था,
कैसे बेसिस पे आइडेंटिफाई किया था, एंड देन क्या हुआ which led you to okay hold one stock but exit the other? So, surprisingly, you asked a very related question for both because more or less the story was the same. So, basically, if you look at Eternal, I think it was June of 22 when we started investing in that stock. July of 22 when we invested in the stock. So, what happened was Eternal, I think it listed at 70. IPO was 72 rupees. आपने Listed 50-52 पे लिया था ना शायद? नहीं, हमने तो 40 रुपए में। 40 में लिया? 50 में लिया था पहला लॉट। 40 में हम लोग क्यू में खड़े थे अच्छा, टू बाय, बट लिया था 50 में, 52 में हमने पहला लॉट लिया था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि लिस्टिंग पे तो डबल हो गया था एंड वी रियलाइज कि ये वैल्यूएशंस आर लुकिंग वेरी डाइसी, सो वी नेवर, बाय द वे, वी नेवर वेंट फॉर द एंकर और आईपीओ। सो हम वेट कर रहे थे कि क्योंकि हम जब भी मैनेजमेंट को मिलते थे, द मैनेजमेंट यूज्ड टू से कि मेरा टैम देखिए, हम बोलते प्रॉफिट नहीं किया, तो प्रॉफिट जोड़ो, मेरा एड्रेसेबल मार्केट देखो कितना बड़ा है। तो हमने रियलाइज कि ये तो अभी प्राइवेट इक्विटी के माइंडसेट से है, तो बेटर टू अवॉइड, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, दिखना चाहिए कि सम विजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शुड कम थ्रू। देन आई थिंक जुलाई का रिजल्ट आया उनका। बाय द वे उस समय तक 40 रुपए का भाव हो गया था, और जिस दिन वो रिजल्ट आया लिमिट डाउन स्टॉक था, क्योंकि आई रिमेंबर Uber Eats, they had taken over Uber Eats और उनको उन्होंने शेयर दिए थे, and that share had come out of lockup and the promoter was selling, मतलब Uber was selling the Uber Eats का जो भी allocation था, and the stock was down 40 rupees at 40 rupees something. तो उस समय उनके रिजल्ट आए, एंड आई थिंक तब तक ये समझ गए थे कि कुछ करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा मार्केट को कि हाउ वी आर गोना ग्रो, हाउ प्रॉफिट्स आर गोना कम, एंड दे केम अप विद आई थिंक 14 या 15 पन्ने का एक पाथ टू प्रॉफिट्स करके उनका वो आया था Q&A फॉर्मेट में, और उसके बाद दे रेगुलरली फॉलो दैट। बाय द वे उस समय तक, अगर जो आपको याद होगा, उस समय तक तब तो जोमेटो था नाम, जोमेटो बोलता था कि मैं एनालिस्ट को नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ वंस अ ईयर एनालिस्ट कॉल करूंगा, एवरी क्वार्टर नहीं करूंगा, और वो भी आई विल से कि कौन से सवाल पूछ सकते हैं, कौन से नहीं पूछ सकते। दैट वाज द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, so by then they came down to earth. They realized कि भैया अभी तो गई हवा की बातें गई, तो 40 रुपए का तो they came up with this 17-18 page just path to profits, and exactly what should have been asked of the management was answered in that in the Q&A format, कि कैसे मेरे टेक रेट्स बढ़ेंगे, कैसे मेरे मार्जिन इंक्रीज होंगे, कैसे मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ेगा, and stuff like that. Step by step they explained it totally. Then quick commerce, what I'm expected to spend, kitna lagega mujhe kya, and all that. So that was lovely. It was. He said, okay, now the turnaround has happened. By the way, if you look at this model globally, very successful model. You look at a Meituan in China, phenomenal company. Growth rates are still exponential for that guy. Same story as Zomato. Look at a DoorDash in the US. Again, fantastic company. Grab in Asia. Excellent companies. So all these guys are doing phenomenally well because of this. So we were very clear that this model is successful. But India, man, there was a particular issue, as I told you, that the profitability का कुछ दिख नहीं रहा था हमें। तब तक अब सोच रहे थे सब लड़ाई करें। जैसे ही वो देखा हमने, हम 2 दिन सर्किट में खड़े रहे। 2 days the stock hit upper circuit, and the third day we got it at 50 rupees, and we kept buying that stock. Again, convenience. So basically it's a platform company, right? Platform company में आप क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं कि whether it provides you convenience, right? हाँ है तो अच्छा है. Is that a mass convenience? मतलब not limited to a particular set of people or small group. Mass convenience, yes it was. And cashable है? बिल्कुल cashable. आप बॉम्बे में आप चाहिए बाहर जाके खाने की ट्राई कीजिए, देखिए कितना मेहनत लगती है. Obviously you will pay some extra to get food at home, good food at home. Fourth one, sorry, the question was, which had to be a no, was, is it easily replicable? That was a definite no. कि आपने ग्लोबली देख लिया था 2 ही लोग होते हैं हर एक मार्केट, और यहाँ पे भी 2 थे. उसके पहले काफी आ गए, वो फूड पांडा आ गया, उबर ईट्स आ गया, फिर बीच में एक और थे 2-3, इवन रिलायंस ट्राइड समथिंग, बट एवरीबडी फेल्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट वी वर कंफर्टेबल कि भैया ये तो बहुत बढ़िया मॉडल है, यू नीड टू बी देयर, दैट्स व्हाई बॉट दैट नेम. ओला इलेक्ट्रिक ऑन द अदर हैंड, by the way, again, we were very convinced about the EV space because by then we had bought
Ather Energy, and they're doing phenomenally well for us. And Ola, we didn't like that point in time because Ola का problem था कि एक तो it was bleeding a lot, plus उनके जो Model 1 and Model 2 जो थे, which were Gen 1, Gen 2 bikes, they weren't doing too well because technologically it was a very questionable bike. Gen 1 was definitely very questionable, and there were a lot of write-offs. तो हमें वो पसंद नहीं था उस समय. पर जब मार्च में रिजल्ट आए उनके, मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, जब रिजल्ट आए विच वाज इन अप्रैल, तब उन्होंने बोला कि देखो मैंने, एंड ही एक्सेप्टेड, ही सेड कि गलती हुई थी जेन 1 में, मेरे जेन 2 बाइक्स आर डूइंग फार बेटर देन जेन 1, एंड जेन 2 में मेरा जो जेन 1 में राइट ऑफ थे वो मेरे अभी मोर लेस ओवर हो गए हैं, एंड यू विल सी दैट जून क्वार्टर से मेरे मार्जिन इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगी. तो वी डिडंट बिलीव, ही सेड एक क्वार्टर तो देना चाहिए हमें to see, because it was anyway a big, till then all the quarters were lower margins. June quarter mein he did exactly what he said. He improved the margins a bit, and Gen 1 write-offs were over, Gen 2 write-offs 70% were taken care of and all that, right? And he said, now I'm going to launch my Gen 3 vehicles. So हमने बोला Gen 3 has to be better than Gen 2, right? So this was, the results came out on 30th July, I think, the June results, right? And he said all this. And first, second onward, we started buying the stock. I think 40 rupees was the price. He said, yeah, he's proven what he's done. And he continues to say that this is what's going to happen. The improvement will go on happening, right, in the future. So you need to trust it. And actually, the logic was quite obvious. Again, the same, path to profit जैसा उन्होंने Q&A format में उन्होंने वो निकाला था. तो हमने बोला यार, we have to trust the management. So we started buying some token amount. The stock didn't move actually. It moved only, तो 15 August को, he took quite a few journalists to his plant, showed them Gen 3, showed them non-ferrous motors that he was launching, the storage stack for batteries that he was launching and stuff like that. So we realized it's not only an auto company, he's going to other portions also. And the stock started hitting limit up from 18. 15th August was a Friday, and 16, 17 being weekend, 18 onwards, the stock started moving up. We have a risk control in our portfolio that we will not exceed certain, small caps will not increase beyond 1.5% of our holding. That stock moved up to 2.2 or 2.3% of our holdings as such. And we said, boss, ye to trim karna padega. This is our stated objective. So we trimmed that stock at 70 odd rupees. We started trimming. And for some reason, I think the exchanges put it in trade to trade after that. And the stock corrected down. We didn't buy. We didn't buy a single stock. And what we were tracking though all the time was that market share, kya ho raha hai? Kept on losing market share. Every single month was losing market share in this. Ultimately, you have to honor what the consumer is telling you, right? And finally, we took a call in Jan of this year itself that first we need to be out of that name. There's constant drop in market share. क्यों market share क्यों कम हो रहा था? I don't think the acceptance levels were that great for Gen 3. So that way. Ultimately, normally, होता क्या है कि आपका पहला जो product होता है, that leaves a good or bad taste in your mouth. And I think that continued into his succeeding products and stuff like that. So, Ather, on the other hand, was always a very pricing model and always a very quality model, right? I think that is where the acceptance came on Ather. Ki, I'm paying a price, but I'm getting quality for that price. And that's what worked for him. It worked as charm, and market share gains are constant in Ather. So, अच्छा, Ather का market share is improving. Constant. Customers are preferring that. Yes. There are quite a few competition in the market. TVS है, Bajaj है, so still. तो Ather ने कैसे, despite being a new player, जितने जो existing बड़े-बड़े players थे, कैसे disrupt किया? So basically, I think उनका focus two-wheeler पे ही रहा है. My feeling is Ola में क्या हुआ? It got dissipated. One single individual trying to do so many things. Yeah. That's where the focus was lost. In Ather, they had one single product which was EVs. I mean, two-wheeler EVs. And they continued to work on that. Kept giving quality. It's one of the most expensive EVs in the market, but still, people love it. अच्छा, सबसे It's a consumer. He'll say, next
my next this thing is going to be Ether only. So that, कितने का आता है एक ईथर का? I think 140 शायद है, 1,40,000 ऐसा कुछ है. Okay. And still customers are. And there are models which are 2 lakhs also. So that And बाकी competition में कितना होगा? 110, in fact some are at 90 and stuff like that. अच्छा, फिर भी एथर को एक्सेप्टेंस है इतना? Accept होता है. Oh wow, Yeah. amazing. मैंने समीर सर को पूछा था दैट ओला में क्यों इन्वेस्ट किया था, उन्होंने इतना फनी आंसर दिया था ना, उन्होंने बोला था दैट Ponytail cut. No, that's his very simple way of saying it. It's not that way. It's not that way. वो बोला अगर वो फाउंडर ने हेयर कट कर दिया तो समझ लो कितना सीरियस है वो अभी. Yeah, that's what he was saying. He's become very serious. But anyway, that wasn't the reason. Yeah, I know. Quite a few things behind that. So that, Yeah, right. समीर सर ने आई थिंक एक और कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, राइट? आप थे क्या तभी, लाइक अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन ABCL. Yes, ABCL. मैं डॉलर. yeah, that was in 2000 I think. 2000 में किया था. क्या हुआ तब अलायंस के दिन थे उस समय तो. So तो आपको पता है कैसे? नहीं, मेरे को पता नहीं. by the time I came in already 99 में शायद इन्वेस्ट किया था उन्होंने. अच्छा. 98 99 में. So that way, and obviously the feel was that Amitabh Bachchan का नाम itself will sell, and unfortunately Amitabh Bachchan went down that Right. time. So KBC तो बाद में आया. Right. That is what picked him up, right? Yeah. So by then his name was on the way down. I think we had to write it off. So अच्छा. पूरा the whole investment. Oh. Also, I think the only unlisted investment that Sameer had ever done in his life. So that way. उसके बाद उसके बाद क्या ही नहीं होगा. Yeah. मैं उनका एक आज ही सुबह इंटरव्यू देख रहा था, ट्विटर पे आई थिंक आया था. तो ही वाज सेइंग दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेरी सैड अबाउट द इंडियन मार्केट्स. ही सेड दैट I was coming back from US and when I asked in US what do you think about India, they are extremely angry and sad about the Indian investment. ये 2 हफ्ते पहले दिया था. हाँ, करेक्ट. तो उन्होंने ये बताया, इंटरेस्टिंग था कि टैक्सेशन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया पे जो गेन्स होते हैं, आई रेड दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री आउट ऑफ ऑल द 200 कंट्रीज जो फॉरेन कैपिटल पे इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स. Right. एंड ही क्लैरिफाइड दिस वन मोर थिंग कि डेट पे भी सिमिलर है, लाइक डेट पे भी टैक्स है व्हेन डेट इन्वेस्टमेंट होते हैं. तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, लाइक व्हाई डू यू थिंक लाइक FIIs आर सो एंग्री व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते So देखिए, एक सी आपने टैक्स लगा दिया, ठीक है, वो एक बार कर दिया. आप अगर जो साइड में बैठ भी जाते हैं उसके बाद तो बात अलग थी. लेकिन आप सोचिए 2016 से जब से ये टैक्स लगा है, एवरी सिंगल बजट विदाउट एनी, कहीं ना कहीं टिंकरिंग हुई है इस टैक्स के साथ. मतलब कैपिटल मार्केट के साथ STT बढ़ा दिया, डेट अपने डिविडेंड्स पे टैक्स लगा दिया, बाय बैक के ऊपर टैक्स. एवरी सिंगल बजट हैज मेस्ड अराउंड विद टैक्सेस ऑन द कैपिटल मार्केट. दिस इज व्हाट हर्ट्स एवरीबॉडी. आपने एक बार बोल दिया, ठीक है, आप बोल दिया, हो गया, ठीक है, कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, 10 का भाड़े वाला कर दिया. फिर मैं जैसे बोला कि 50 चीजें और डाल दी आपने बीच में. दैट इज व्हाट चीजेस ऑफ द इन्वेस्टर. टिल द टाइम यू हैव ग्रोथ, यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग, राइट? हमारी ग्रोथ थी टिल टिल दिसंबर, एक्चुअली वहां पे पीक हुई थी दिसंबर 23 तक. वी हैड मैसिव ग्रोथ इन आवर अर्निंग्स. उसके बाद में द ग्रोथ स्टार्टेड टेपरिंग, एंड द रीजंस वर ऑब्वियस. द वे tightening, monetary and fiscal tightening was happening at the part of on the behest of government of India or RBI, because they wanted to control the inflation and dollar. उसके चलते बहुत मार पड़ी हमारी इकोनॉमी को. That's why the growth tapered off. That is when they said कि बस बहुत हो गया. I mean, एक तो रुपया संभल नहीं रहा है. Every day there's a, fortunately last couple of days has been going up thanks to the fact that crude is looking weak now. So that way. बट अदरवाइज आप सोचिए, आपने लोकल करेंसी में इन्वेस्ट किया है, पर डॉलर रोज का आपका बढ़े जा रहा है, योर करेंसी इज फॉलिंग, यू लूजिंग मनी देयर, यू नॉट सी एनी ग्रोथ रेट्स कमिंग, एंड देन एवरी बजट यू सी दिस हिट हैपनिंग टू यू, हु विल कम? आई मीन, either you get your growth rates back to 18-19% which were there earlier, else you do away with the tax. मैं तो यही बोलता हूँ कि forget FII, सबके लिए लॉन्ग टर्म निकाल दीजिए. लॉन्ग टर्म पहली चीज तो है ही नहीं, बचा ही नहीं है हमारे पास गेन कोई ना कोई, राइट? सेकेंडली, इफ यू वांट योर इन्वेस्टर्स टू बी prudent investors, you want them want money to lie for long term,
what is the need for having long-term capital gains? Put a short-term capital gain. STT बढ़ा दो, वहां से आपको मिल जाएगा वो पैसे जो आपके लूज आउट हो रहे हैं, सपोजिटली लूज आउट हो रहे हैं इन लीविंग आउट LTCG. शॉर्ट टर्म 2 साल का करना कर दो, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज जीरो, पुट इट दैट वे. मॉनिटोरियम ले लो. इफ यू नॉट रेडी टू कमिट, बोलो 2 साल के लिए आई एम ग्रैंडफादरिंग LTCG, नो जीरो टैक्सेस ऑन LTCG. डू दैट. आप देखिए कितना पैसा आता है इंडिया में, क्योंकि एक्चुअली जो वैरायटी आपको इंडिया में मिलती है ना, वो आपको रीजन में नहीं मिलती. सब लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है इन द रीजन. कोरिया इज गोइंग टू ग्रो एट 100%. Taiwan is going to grow at 60%. India is going to grow at what, 12-13%. Please understand कि when you talk about the region, you talk about specific stocks. ताइवान की बात करें तो आप एक स्टॉक की बात करें, TSMC, 62% weight in the index. वो नहीं चला तो इंडेक्स नहीं चलेगा. Same for Korea. कोरिया Samsung or Hynix. SK Hynix. Samsung is 31% weight, SK Hynix is 19. 50% weight is in these two stocks. ये दो नहीं चले तो वो नहीं चलेगा. That is why India, that's not the case. The largest cap is probably what? Infosys, HDFC Bank is the largest cap, which is at 8-9% or so. So that way. So where is this diversified play? You will never get where you get in India. Yeah. They love India, but the point is all these things put them off, and that's why they avoid India. तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि FI आएगा वापस, मैं नहीं, आराम से आएगा, कोई जोरों का नहीं आने वाला. तो अभी आपको लग रहा है नेक्स्ट 1 year 2 year नेट सेलिंग ही होगा क्या FI? सेलिंग रुक जाए वही चाहिए हमें बाइंग ना हो वो चलेगा, लेकिन सेलिंग रोक दो, क्योंकि दे सेल लाइक सैवेजेस. आई मीन, और सारे लार्ज कैप ही बेचते हैं, तो दैट इम्पैक्ट्स द इंडेक्स मच मोर. सो माय फीलिंग इज अगर रुपी स्टेबल हो गया तो एटलीस्ट सेलिंग विल स्टॉप. दैट पैनिक विल गो अवे. आपको लगता है रुपी स्टेबल हो जाएगा? एक्चुअली आप रियल के हिसाब से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो विच इज अ बास्केट ऑफ 40 करेंसीज, बट 7 मेजर करेंसीज आर द वन व्हिच ड्राइव दैट रियल, उसके हिसाब से 91 होना चाहिए रुपया. 91. मतलब क्या होता है? So this is trading partners. Ultimately, what you calculate your rupee vis-a-vis your trading partners, right? So that's how it is. तो real जो RBI ट्रैक करता है, it's a published data. मेरे पास अलग से कोई वो नहीं है उसके बारे में. तो $1 should be 91 rupees. 91 rupees. Basis real. Yeah, basis the real. And you've seen what happened. अभी तो क्या 97? नहीं, 97 टच करिए, अभी 95. आज मैंने 95-50 ऐसे 60 ऐसे देखा था. मैं वही बोला ना, some semblance will prevail. But if even that happens, I think they will hold on. They will not sell. नहीं, but I think मैं पढ़ रहा था major reason also of rupee depreciation is because of FI selling only, ना, because capital is so going capital out. flows have dried. So ultimately, see, क्या होता था? Normally, FPI, FDI used to balance each other out. But इस बार FDI also has gone down sharply. FDI और FPI में क्या फर्क होता है? So FDI is into private equity and all that. और सेटिंग अप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, उसके लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स योर FDI. FPI इज इन लिस्टेड इक्विटीज फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. दैट्स व्हाई P आ जाता है. एंड फॉरेन डायरेक्ट इज इनटू say directly into you setting up manufacturing units and all that. Okay. Earlier this equation of FDI plus FPI used to be a positive equation. FY26 was the first year after I don't know how many years when I saw a negative $12 billion of equation. 40 billion selling, and I think, 20 billion selling and 9 billion buying on the FDI front. तब जाके आपका equation was minus 12 billion or so. So that's where the problem is. So that capital flows is obviously a problem. But as I said, that if the rupee stabilizes, it's a catch-22, right? Yeah. The more rupee falls, the more selling happens. So something has to give in between. And that happens. But इसमें भी अगर आप देखोगे last 2 years, तो Indian markets का तो 0% ही रिटर्न है last 1.5-2 years में. बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स ने सबसे मतलब सब ने आउट परफॉर्म किया, इन द सेंस लाइक इंडिया ने सबसे अंडर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स एक्सेप्ट इंडोनेशिया. आई थिंक इंडोनेशिया ने ही खराब किया है और इंडिया ने खराब किया. बाकी सब इंडोनेशिया का रीजन था खराब होने का क्योंकि इंडोनेशिया वाज बीइंग मूव्ड आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स टू फ्रंटियर मार्केट्स. फ्रंटियर मार्केट इज द लाइक ऑफ कजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ऑल दैट. सो बेचारे को वहां अभी रेलीगेट कर दिया इंडोनेशिया को. तो दैट्स व्हाई इंडोनेशिया फेल. वी वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग
before Indonesia. So that way. Correct. So actually, if you remove the reason for Indonesia, we're the worst performing, Right. irrespective of what is happening. तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इतना लास्ट 2 years में वी हैव बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग, तो अभी आपको क्या लगता है, लाइक फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इज दिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडिया राइट नाउ कंसिडरिंग द valuations and uncertainty going So around? Obviously I believe, I'm a total believer in India story, or both Sameer and me have been forever bullish on India as such, and the reason why is because aapki economy is an emerging economy and it has to grow, right? If you're gonna be the third largest, round to we become the sixth largest from fifth, come down to sixth thanks to the dollar, and nothing else beyond that, कि सब dollar में count करते हैं. But if you have to be the third largest, you have to be aggressive in growth. You have to ensure that so many people get employment and stuff like that. And we believe that this government is on track to do that, right? So if that is happening, growth rates will definitely catch on in India. There's no doubt. Even this quarter, March quarter, जो हमने सोचा था कि एक महीना पूरा war का है, तो maybe there'll be a problem. The March quarter also is looking surprisingly very good. It is at what, 16-17%. अभी तक जो report हुए numbers, 16-17% overall earnings growth. Within that, if you look at mid caps, it's at late 20s kind of earning growth. If you look at small caps, it's at around 20% earnings growth. As such, it's a very decent number to have in such a bad environment. Even this quarter, the June quarter, which we expect will be the worst quarter that India will see, because at least March quarter, you had that buffer of lower inventories which are lying with you. That's why you were not impacted, that much impacted your margins. But this quarter will be when the real impact will be seen of higher crude. That's when your high cost inventories will kick in and stuff like that. तो हमने यही सोचा था कि maybe the companies will absorb the way they did in the March quarter. आपको March quarter अगर आप देखें तो the CPI went up, sorry, WPI went up, the CPI didn't go up. Consumer price inflation didn't go up. The wholesale price inflation went up because the manufacturers were absorbing it. This quarter is when you'll see the reverse. The WPI will be up, but the CPI will be up much more because you'll be passing on. तो हमने पहले सोचा कि शायद ना करें तो the impact will be on their earnings, right? जो करेंगे तो how much impact will be there on the top line, because ultimately the consumer will revolt to buy such expensive stuff. Till now, the data that we are seeing is talking the inverse. They have passed on. Certain companies have passed on, but impact has not been seen on demand, which is a very healthy thing to look at. So that way. So my feeling is, again, this quarter will surprise on the positive side. If you'd asked me before the war कि मार्च की अर्निंग्स और आपको जून की अर्निंग्स कैसे लगते हैं, तो हमारे जो एनालिस्ट के अर्निंग्स एस्टिमेट्स थे फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज अराउंड 18%, which after the war went down to 11-12%. Now they're back to 15-16%. So they upped their numbers. For the June quarter, the earnings came down from 18% to 5-6% is what they estimated because of the war. I'm sure those numbers will move to high single or low double digits. That's what they move to as the quarter progresses. So that way. So it'll be a positive surprise. That's what I'm trying to tell you. Normally the market looks ahead, right? My feeling is that quarter के number थे was already discounted in that April fall that you saw. April May में जो fall हुआ, उसमें आपने देख लिया वो number. अभी आगे चल के बाद rather March में जो major fall हुआ था, वो maybe it was discounting that number. Who knows? Yeah. From here on, it will be only positives which you look at. So from a retail investor's perspective, you think कि हाँ अभी मतलब SIP जो है वो चालू ही रखनी चाहिए, and like this is good time to stay invested. Yes, definitely. In fact, in my case, if you ask me personally, all my excess money goes into my mid and small caps because I think this is the area you want to be in and you want to play that number. What's your personal asset allocation? कितना percent equity, debt, fixed income, real estate में? मेरा real estate is the only one which I'm staying in. Yeah. I'm not a believer of real estate. मतलब zero ही है. Investment wise zero है. Investment zero है. Gold is what my wife is holding, right? So I'm not an investor in gold. My 100% is in equity. 100% is equity because I am a total believer of equity. I think equity, given a certain period of time, will outperform any form of investment. So that there'll be phases when something will outperform, but over a longer term, equity you can't beat. But that's the starting point for everything, right? Real estate won't do well if equity doesn't do well.
debt won't do well if equity doesn't do well. So it's a starting point. So this is what it's gonna be. So आप स्टॉक मार्केट्स के लिए अपडेटेड रहने के लिए कौन से ऐसे 3 या 4 कंज्यूम लर्निंग सोर्सेज कंज्यूम करते हो जिससे आप हमेशा अपडेट रहते हो? पॉडकास्ट, ट्विटर हैंडल्स, न्यूज़पेपर्स क्या होता है? नहीं. मेरा podcast to an extent wherever I believe that things are getting value added, like certain strategists whom I really admire, I track them on Like? their podcast. Should I be taking names? Yeah, sure. I mean, I'd love to follow them. Plus, I'd love to learn. People would love to know. Neelkant Mishra is a Correct, very correct. smart guy. Sanjeev Prasad is another smart guy, Kotak. And the Morgan Stanley guy who you interviewed. Yeah. So, you know this. Yeah. I'm glad. I saw his interview only. 2 दिन पहले डाला मैंने. अच्छा. Yeah, it was, I mean, one of my favorite podcasts. बहुत Yeah, very smart guy. Very smart. Yeah. All three of them. Very good guys. So anyway, that's one of them. I mean, they obviously the analyst reports are the primary ones for me. These are all for understanding the nitty-gritty. The macros is what these guys are smart about. But when you come to the micros, you need to know the analyst community. You need to be in touch with them. Their reports are regular. I get in a day 500, 600 reports a day. Obviously, I have to make sure that which ones are the ones which I want to read and which ones I don't want to read. My So, God, 500-600 रिपोर्ट एक दिन में. और जब क्वार्टरली नंबर्स होते हैं तब तो और भी ज्यादा होती है. आपका पूरा दिन So- रीडिंग में ही जाता है. Yeah. That is the one thing that I tell everybody who cares. Read. There's no substitute for that. How many hours would you read in a day? Oh, don't ask it. So when I'm in office, probably 4-5 hours goes in reading. When I'm home, whatever time I'm idle, I'm reading. So that way. तो क्या 8-10 घंटे तो रीडिंग ही होते होगा every day. That's why these glasses. I like your glasses a lot, by the way. एकदम color right में अलग है, left में. Yeah, so this is this brand is known for this. Sabine B करके brand है. It's a Italian brand, and they believe in asymmetry. They say that, and that helps. Actually, it because you're always aware that there are two different colors, so your brain is always alert when it sees this kind of a thing. So that way. But that's not the thing. They say that in nature also there's no symmetry in nature. Why is human so used to a symmetry? It has to be asymmetry all around. So that way. आप shoes भी अलग-अलग color I wish I could do that. But नहीं, उतना ज़्यादा नहीं खींचा मैंने अभी तक. I'm just kidding. But इसमें आप बोल रहे हो तो आपको दिखता है कि like Yeah, so you can make out, right? There's a lighter color, there's a darker color. आँखों में मतलब अंदर से आप Yeah, so the brain is always alert to all these nuances which are around. So that way. Amazing. So maybe that keeps me alert. Who knows? Yeah. So last segment of the podcast, this is going to be a fun segment. Although I had a lot of fun in the last 1.5-2 hours of conversation. But ये एक interesting segment है जहाँ पर what we do is that it's the most Googled questions about you. Okay, really? Yeah. I didn't know this. Yeah. So basically आपके बारे में लोगों ने क्या क्या search किया है. So people want answers to these questions. Okay. And you can choose not to answer if you think any question is थोड़ा ज़्यादा personal, etc. ठीक है? So let's start. Okay, most Google questions. Yeah. First one: who is Dinshaw Irani? Dinshaw Irani is a very sweet guy, a very handsome guy, very down to earth guy. So Amazing. I like this. Dinshaw Irani age. So I said born 66. I'm 60 now. Oh. I'm a senior citizen, officially a senior citizen today. Oh. But by heart, I think I must be 16 or 17. So. Yeah. You know, this is an interesting question. Dinshaw Irani, Sameer Arora, what is the relationship? Okay, so we know each other from 94 actually. That's when I started servicing Sameer Arora as an analyst. And he used to love our research because probably we were too early of our time that time. We used to have a schedule for every single line in our research. If it's a top line, there had to be a schedule to make you understand what the top line is for. If there's a depreciation, there's a schedule for assets. It was like a balance sheet prepared for future. So that's what he loved, and our understanding of industries and stuff like that. I think that's where we started knowing each other. And the first time I ever told him that, look, I'm looking for a job because I'm tired of the old job. He said, come over. You come to my place. So that's it. Since then, we've been together. He's a very nice guy, a very good boss to have because you learn a lot from him. And you have to be alert with him a lot.
he cannot suffer fools, okay? Which is a compliment for me because I've been with him for 30 years now and he still suffered me. So I'm not a fool. That's what I tell everybody. So you're saying like you have to be like very alert. Oh, yeah, very alert. He's got different ways of pitching things at you. Oh, So that way. And very different way of thinking altogether. So Yeah. that's how it is. I think you and him, like you guys have similar way of style of speaking, by the way. Oh, yeah. So I've heard that a lot. Yeah. But it's not because, I don't know, my probably, I think similar voice also and similar style of speaking. I've heard that a lot. Although I've not hosted him in person, but Zoom पे जब मैंने podcast किया था, I am just able to get कि हाँ मतलब मेरे को वैसा ही लग रहा है, like similar style of speaking plus fun, humor and tonality and all. Yeah, I learned that also from him. Next one, Dinshaw Irani recommended books for investors. Oh, yeah, that. So there's this one book which is called Factfulness. Fantastic book. I mean, it is, by the way, when it was published, I don't remember the exact year. Bill Gates gave it away to all the new graduates from Ivy League colleges to make them think different. The book starts off with a set of questions, actually. And so they're standard questions. They're not like very complicated questions. Anybody can answer those questions. And then they keep a score for you. They say, okay, this was your score. So you were supposed to keep your own score, right? So mine, fortunately, was above average. They said this same set of questions were pitched to known people, right? Like the UN Council and stuff like that. And they failed the test. You know who passed the test? Monkeys. They kept peanuts in front of the questions and they generally asked a question. The monkey, the first peanut he picked up was the choice he took. It's a multiple choice questions. And they said that the point is perception. I mean, monkey was obviously a joke, but the fact was that point is perception. What you believe is what you see. Actually, it shouldn't be. It should be different, right? What you understand is what you should see. So that's one book. And the other one is Halo Effect, which is again a fantastic book. Any stock market stalwart should be reading these two books. So that's what my... क्या है Halo Effect? Halo Effect again is about how you perceive things to be. And it opens up your eyes. It shows you that, look, this is not the way you should be looking at a stock. It should be a different way of looking at stock. It's a very good book. They're very light reading books. All right, lovely. You're going to love this question. This is the last most Googled question about you. Is Dinshaw Irani the most underrated fund manager in India? I don't know. I'll leave it to the investors to tell me that. So. But people are Googling this question. No, amazing. Super fun. Last question from my side. This is a tricky one. I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Dinshaw Irani, what is one question you would like to ask him towards the end? How come you're so handsome? No, not really. Not really. So basically, the question that you should be asking me, why do I look so young even when I'm 60? Yeah, actually. How do you look so young even when you're 60? I just made it up. I just made this up. I didn't realize you're 60. Yeah, so I think one, you have to have a good boss. I'm going to send this to Samir, sir. You should be always laughing and smiling because that's what keeps you young. Stock markets are anyway a very pressure kind of an industry, right? So the only way you can release it is by smiling and laughing and making light of things as such. So don't take things very seriously in life. Life has a way of playing out as such. So that way, one of the most humbling situations for me was I was sitting in this crowd. I'd gone with Samir for an event done by CNBC, and he was on stage, and there were these fund managers, all good fund managers sitting there. Samir was there, and each one was asked one big factor in your life which makes you made you a success. So everybody had different. I read a lot, I study a lot, and stuff like that. I've been studying every single company. Samir said it's luck. And that was very humbling for me. Because till then I thought, luck? How does luck? And he said that no matter what you do, if luck is not on your side, nothing will work for you. So you need that on your side to be there as such. Till then everybody used to say perspiration is 90 and luck is 10. Yeah. And that's when I realized, okay, things are that way. I mean, life is the way it is. So do you think luck has been a major contributor in your success? Yeah, I mean, imagine if I hadn't met Samir, I don't know what I would have been doing. Probably, I don't know, maybe I would have been a
better or a worse guy. Who knows? So that way. So, or maybe if Sameer hadn't met me, what would he be doing right now? Who would he be pairing up with? So, But I think yeah, that's true for almost. I mean, for Everybody is- serendipity is like something Very is true. going to be there. very true. Yeah, that's the right word you use. Yeah. So that way. Like I remember one of the serendipitous moments in my life was when I wanted to host a podcast guest, and he was not there on any social media platform, and I went at his restaurant, and luckily that same day he was there at his restaurant. Wow, at his imagine. cafe. And I imagine. just bumped into him. I told him that I have been trying to reach out to you since the last 1 year, but you're not on any social media. So I sent some emails, but I didn't get any reply. This is my profile. If you think you're okay to come on my podcast, it'll be an honor to host. And then he came. So I mean, yeah, serendipity or luck is some of the other it plays in your life. Same for my job. मैं आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब किया दोस्तों. हाँ, हाँ, आपने जॉब बताया के था. पहले when I applied, तो 30 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए इंटरव्यू कॉल होता है. तो 150 people applied, all the हाँ. rank holders in CL. हाँ. हम 150 लोग थे. मैं 31st था. So अच्छा. I was on wait list. अच्छा. And 30 लोगों के लिए इंटरव्यू आया था. Luckily one guy Dropped out. He dropped out, and then मुझे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिला. I came 31st. in the first 30, Okay. and then I was I was one of the 5 One of the five people who was who were selected. Imagine. selected for the Imagine. interview. Had you not been there, Yeah. you'd. So but yeah, thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Honestly, like इतना मजा आया, इतना फन हुआ. मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि 2 घंटे कैसे चले गए. And 2 घंटे हो गए? yeah, मेरे को भी realize नहीं हुआ. And thank you so much. You know, there's a very beautiful quote. It is said that the most elastic element in the world is time. It increases when we are waiting and decreases when we are When enjoying. we are enjoying. So true, अभी क्या है कि इतना enjoy कर रहे थे तो कैसे time चला गया समझ ही नहीं आया. But thank you so much for doing this, and all the best, and keep spreading happiness, love, and knowledge from your LinkedIn, Twitter, social media. And thank you so much once again. Thank you, Kushal. Thank you. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.